हाल ही में गजा स्ट्रिप से हमास के इजराइल पर सरप्राइज अटैक के बारे में यकीनन आपने सुन लिया होगा। बज़ाहिर एक कमजोर ग्रुप की तरफ से यहूदी रियासत पर यह क़यामत खेज हमला एक ऐसा सरप्राइज था जिसके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस इन्वेजन के बाद इजराइल ने स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर करते हुए गजा पर जवाबी फजाई हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया और अभी तक की इतलात के मुताबिक दोनों जानिब से हजारों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और इनमें ज्यादातर तादाद आम शहरियों ही की है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक गजा के पहले ही से महसूर इलाके में 2.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। गजा को खुराक, पानी और बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल कर दी गई है। अब सवाल ये है कि हमास ने इतना बड़ा हमला करने का आखिर फैसला क्यों किया, जब उन्हें इजराइल जैसी बड़ी मिलिट्री पावर के सामने अपनी सलाहियत का बखूबी अंदाजा भी था। तो क्या ये अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ नहीं था? इस हमले की शिद्दत और मैग्नीट्यूड को देखते हुए इजराइल की नाम निहाद इंटेलिजेंस का ख्याल भी जहन में आता है कि आखिर वो कहाँ थी जब महीनों से इस हमले की तैयारी हो रही थी, और क्या ये इजरायली स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की नाकामी नहीं थी? आइए ये सब जान। इस हालिया हमले के बाद हमास ने इब्तदाई तौर पर इसे इजरायली फोर्सेस की जानिब से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का रिस्पॉन्स करार दिया। हमास ने गजा की नाकाबंदी और वेस्ट बैंक में जारी इजरायली जुल्मो बर्बरियत को भी इस ऑपरेशन के जवाब के तौर पर पेश किया। इसके अलावा मगरबी किनारे में बढ़ती हुई इसराइली गैर कानूनी बस्तियों की तादाद भी इस हमले की जस्टिफिकेशन के तौर पर पेश की जा रही है। 1967 के बाद से वेस्ट बैंक यानी मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियों की तादाद 2023 के अदादोशुमार के मुताबिक 279 तक पहुंच चुकी है और ये सभी गैर कानूनी सेटलमेंट्स हैं। इन्हें फलस्तीन और इसके हमायती ममालिक तो गैर कानूनी करार देते ही हैं, बल्कि यूनाइटेड नेशंस और कई मगरबी ममालिक भी इनको वाज़े तौर पर गैर कानूनी करार दे चुके हैं। ये तो वो वजूहात और जस्टिफिकेशंस हैं जो फलस्तीनियों की जानिब से इस हमले के लिए पेश की गई, लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन की इस टाइमिंग को लेकर भी माहिरीन कुछ मजीद वजूहात बताते हैं जो यकीनन इसके पीछे कारफरमा हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। दरअसल किस्सा कुछ यूं है कि हालिया चंद बरसों में अरब ममालिक का रवैया इसराइल की तरफ जारहाना नहीं रहा जो चंद दहाइयां पहले तक हुआ करता था। अब ये ममालिक अपने ताल्लुकात इसराइल के साथ बेहतर बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं और इसकी वजह से जाहिर है फलस्तीन का इशू कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। हालिया कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात का खदशा भी जाहिर किया जा रहा था कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी आखिरी स्टेजेस पर है और ये भी ऐन मुमकिन था कि सऊदी अरब इसराइल को बहुत जल्द तस्लीम भी कर लेता। ऐसा हो जाने से पहले ही से साइडलाइन हुए मसलाए फलस्तीन को जाहिर है एक जोरदार धचका लगता। लिहाजा माहिरीन इस हमले के पीछे सबसे बड़ी वजह इसी अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को डीरेल करना या इसे कुछ अरसा के लिए मुलतवी करना करार दे रहे हैं, क्योंकि इसके फौरन बाद सऊदीया के लिए ऐसा कोई कदम उठाना जाहिर है मुमकिन नहीं रहेगा अवाम के मुमकिना रद्द-ए-अमल की वजह से। वैसे अरबों की इसराइल के साथ बढ़ती कुर्बत को हमास की हालिया कार्रवाई के बाद उनके रिस्पांस से भी जानना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। जहां मगरबी दुनिया अमेरिका, बरतानिया वगैरह ने इसराइल पर इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत के साथ साथ इसराइल के साथ खड़ा होने और इसकी मदद के ऐलानात तक किए हैं, वहीं अरबों की जानिब से रिस्पॉन्स कुछ मिला जुला सा ही आ रहा है। मदद तो दूर की बात, शायद अल्फाज में भी मजम्मत उस तरह से नजर नहीं आ रही। मुस्लिम दुनिया में ईरान ही वाहिद मुल्क था जिसने खुलकर फलस्तीन और हमास की हमायत की। हमास की तरफ
से इस हमले के पीछे एक और वजह इस वक्त इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की खराब होती हुई सियासी साख का फायदा उठाना भी हो सकता है। चूंकि इसराइली वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने के इकदाम की वजह से पहले ही तनकीद की जद में है और उनके खिलाफ एहतजाज भी इसराइल में हो रहे हैं, लिहाजा इस दौरान ऐसी कार्रवाई करने के बाद हो सकता है वजीर आजम के लिए इसराइल में घेरा मजीद तंग हो जाए और उन्हें हुकूमत से भी हाथ धोना पड़ जाए, क्योंकि ये इसराइल की एक नाकामी तो है, लेकिन इस हमले का उल्टा असर भी हो सकता है। इसराइल के जवाबी हमले और हमास की मुतवक्का पसपाई के बाद नेतन्याहू जैसा फलस्तीनियों के लिए नफरत अंगेज जज्बात का हामिल राइट विंग लीडर इसराइलियों का पसंदीदा लीडर भी बन सकता है और फलस्तीनियों के लिए जमीन मजीद तंग भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि हमास की पसपाई के बाद पूरा गजा का इलाका इसराइल के कंट्रोल में चला जाए। हमास के इतने बड़े हमले के बाद बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिरीन इसराइल की इंटेलिजेंस पर भी सवालात उठा रहे हैं, क्योंकि गजा जैसे इंतहाई छोटे से इलाके को जमीनी और बहरी दोनों रास्तों से मुकम्मल ब्लॉकेड का सामना है। लिहाजा ये सवाल तो बजा है कि कैसे हमास इतना बड़ा ऑपरेशन सर अंजाम दे सकती है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि हमास का ये ऑपरेशन इजरायली इंटेलिजेंस की मुकम्मल नाकामी थी, काफ़ी हद तक दुरुस्त है। इस मुतालिक अमेरिकन और मगरबी माहिरीन की राय भी यही है। बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र ने इस हमले से 3 रोज पहले इजरायली फोर्सेस को मुमकिन हमले से मुतालिक वार्निंग भी दी थी, जिसे शायद नजरअंदाज कर दिया गया। बल्कि इजराइल ही की आर्मी के एक कर्नल ने भी इस हमले से मुतालिक पहले से मौजूद इतलात होने की तस्दीक भी की है। उनके मुताबिक इजरायली इंटेलिजेंस फोर्सेस और हुकाम से दुश्मन की ताकत का सही अंदाजा लगाने में गलती हुई। उन्होंने इस बात के खदशे का इजहार भी किया कि पिछले चंद माह से गजा में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी और बज़ाहिर अमन की सी सूरत हाल, इसलिए बज़ाहिर अगर कुछ मुतवक्के भी था तो इस कदर बड़े पैमाने पर हमले की तवक्को नहीं थी। लिहाजा ये गलती बहरहाल इंटेलिजेंस अदारों की है। नेतन्याहू के नाक़दीन का मानना है कि माजी करीब में उनका फोकस वेस्ट बैंक में मज़ाहमत को कुचलने और नई सेटलमेंट्स बनाने पर ज्यादा रहा, लिहाजा गजा पर उन्होंने वो तवज्जो नहीं दी। इसलिए हमले की जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है। चारों तरफ से इसराइल और मिस्र की नाकाबंदी के बावजूद अगर हमास गजा के सिर्फ 365 मरबा किलोमीटर इलाके में रहते हुए इस ऑपरेशन की तैयारी और इसको कामयाबी से सरअंजाम भी दे सकता है, तो ये इजरायली इंटेलिजेंस अदारों की नाकामी नहीं तो और क्या है। अब इसराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की भी बात कर लेते हैं, जिसका माजी में सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा रहा। आखिर ये कैसे नाकाम हो गया? दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक इस हमले को आयरन डोम की मुकम्मल नाकामी तो नहीं करार दिया जा सकता। उनके मुताबिक इस बार चूंकि गजा से दागे गए मिसाइल्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो इस सिस्टम की कैपेसिटी से ज्यादा हो गई, यानी सिस्टम ओवरलोड हो गया और इतनी बड़ी तादाद में रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करना इस सिस्टम की कैपेसिटी से बाहर हो गया। हमास भी जंग अफोर्ड कर सकेगी या नहीं, इस पर हतमी राय देना मुश्किल है। अगर हमले की शिद्दत और इसके बाद की कार्रवाइयों को देखा जाए तो मालूम तो यही पड़ता है कि हमास के पेश नजर कोई लॉन्ग टर्म प्लान जरूर है और वो लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं कि हमास के मिलिट्री लीडर्स के मुताबिक इस ऑपरेशन का दायराकार सिर्फ गजा तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसे यरूशलेम और मगरबी किनारे तक भी फैलाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया के रिस्पांस और इजराइल की ताकतवर मिलिट्री को देखें तो ऐसा होता इतना आसान भी नजर नहीं आता। गजा चूंकि खुराक, पानी, बिजली और ईंधन के लिए मुकम्मल तौर पर इजराइल ही के रहमो करम पर है, लिहाजा ऐसी सूरत हाल में एक लंबी जंग लड़ना मुमकिन नहीं। हाँ, अलबत्ता यरगमाल बनाए गए इजरायलियों के बदले कुछ फलस्तीनियों को आजाद करवाने में हमास शायद जरूर कामयाब हो जाए, जैसा कि माजी में भी होता रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें, और आपको क्या लगता है क्या हमास इस जंग को लंबे अरसे तक अफोर्ड कर पाएगा? शुक्रिया।